नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में पानी का लेवल लगातार उठ रहा है और पॉलिटिक्स का स्तर लगातार गिर रहा है। आज केजरीवाल की पूरी फ्रंट टीम ने जोर से यही बताना शुरू कर दिया कि दिल्ली में सैलाब कुदरती नहीं है, सैलाब के पीछे बड़ी साजिश हुई है और साजिश सियासी हुई है। दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार और खट्टर सरकार की पूरी गलती है। अपने दावे को सही साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया। केजरीवाल की टीम हथनी कुंड बैराज की लॉगबुक हाथ में लेकर बैठी, एक एक लाइन की अपने हिसाब से व्याख्या की। बताया कि जो पानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ भी भेजा जाता है वो नहीं भेजा गया, पूरा प्रेशर दिल्ली पर डाल दिया गया। बीजेपी इससे ठीक उल्टी बात कर रही है। वो कह रही है कि दिल्ली सरकार जान छुड़ा रही है, सिर्फ सियासत कर रही है। आज दिन भर सैलाब पर सियासत ज्यादा हुई और सियासत का यह लेवल लगातार नीचे गिरता गया। उससे तो यही लगा कि सैलाब की चिंता किसी को नहीं है, सबको अपनी अपनी सियासत की है। सियासत कैसे हुई और कहां तक हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या दिल्ली में बाढ़ आई नहीं, लाई गई है? क्या खट्टर सरकार के आदेश पर दिल्ली की तरफ छोड़ा गया पानी? हथनी कुंड बैराज से 3 तरीके से पानी निकलता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल
और यमुना की जो मेन रिवर है वहां से। वेस्टर्न कैनाल का पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली आता है, हमारे हैदरपुर तक आता है। ईस्टर्न कैनाल का पानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है और यमुना का जो सीधा पानी है वो दिल्ली में आपके पूरे शहर के बीचों बीच आईटीओ और ओखला से होते हुए जो है निकलता है। एक षड्यंत्र के तहत 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब तक हमारी टीम वहां पहुंची नहीं, 8 तारीख को आपको मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत के अंदर बारिश कितनी हुई, और 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। इसके सबूत हमारे पास है। क्या एलजी और उनके चहेते अफसरों ने जानबूझकर दिल्ली को डूबने दिया? पूल्स होते हैं जो कुछ खास तरीके के चुनिंदा आईएएस अधिकारी हैं जो एलजी साहब के काफी नजदीकी हैं, जिनको एलजी साहब की पैट्रनेज प्राप्त है। उन्हीं में से एक अधिकारी अश्विनी कुमार जी जो डिविजनल कमिश्नर हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नोडल ऑफिसर हैं, अगर वे अपने इंचार्ज मिनिस्टर के फोन नहीं उठाएंगे तो प्रशासन कैसे चलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं एलजी साहब से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी एक महिला मंत्री को, एक जुझारू मंत्री को आज एलजी साहब को पत्र लिख के कहना पड़ रहा है कि उनके जो आईएएस अधिकारी और सीनियर अधिकारी हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है, सीनियर अधिकारी हैं, वो अपनी मंत्री के फोन नहीं उठा रहे। उनकी वजह से रिलीफ कैंप्स के अंदर बदहाली है। इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया? अगर सब इन्हीं लोगों ने किया तो केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? हकीकत क्या है? सियासत कितनी है? गलती किसकी है? कौन बच रहा है? कौन फ्रंट पर खड़ा है? दिल्ली की फिक्र असल में किसको है? सच क्या है बताएंगे, लेकिन क्या बाढ़ मैन मेड है? क्या सैलाब की वजह सियासी है? ये आरोप ऐसे ही नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं जिसमें एक केजरीवाल के फ्रंटमैन है, राज्यसभा के सांसद हैं, दूसरे दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, केजरीवाल के बाद ऑफिशियल लाइन यही लेते हैं, और तीसरी भी केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मंत्री है। सब एक ही बात कह रहे हैं। अब सवाल है कि इन आरोपों का जवाब क्या है? कौन देगा जवाब? जवाब देगी ये 4 सरकारें। मोदी सरकार, जिन पर केजरीवाल के लोगों ने सबसे गंभीर आरोप लगाया है। दूसरा, हरियाणा सरकार, जिस पर हथनीकुंड बैराज से दिल्ली में पानी छोड़ने का इल्जाम लगा है। तीसरी, उपराज्यपाल, जिनकी टीम पर आरोप है कि अफसरों ने जानबूझकर दिल्ली को डूबने दिया। और चौथी, केजरीवाल सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, दिल्ली की, जिसकी असल जिम्मेदारी है, लेकिन वो पहले ही इल्जाम लगाकर सेफ गेम खेलने लगी है। दिल्ली में बाढ़ के केजरीवाल सरकार के आरोपों का सबसे पहला जवाब मोदी सरकार की तरफ से आया। मोदी सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, सारी नदियों की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय पर है। नदियों के पानी को यही मंत्रालय देखता है, जिसको हेड करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया के सामने आए और केजरीवाल के आरोपों पर डायरेक्ट जवाब दिया। एक आईआईटी पास इंजीनियर जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का अभिमान करता है, उसकी चर्चा करता है और दूसरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पर मुझे अगर उन्होंने जानते हुए भी ये लिखा है तो संदेह होता है कि जब हथनीकुंड बैराज, जो बराज है, रिजर्वायर नहीं है, जिसमें किसी भी तरह के पानी को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, सिर्फ पानी के वाटर टेबल को रेगुलेट करके और नहर में पानी को जो है डाइवर्ट करने के लिए वो स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। तो उस समय तक दिल्ली में यमुना में 3,58,000 क्यूसेक पानी बह रहा था।
किसी भी हालत में उसको नहीं रोका जा सकता। मैं फिर केजरीवाल साहब की डिग्री पर संदेह व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उन दोनों कैनाल्स जो एग्जिट हथनीकुंड से होती है उनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 9000 क्यूसेक है। उसमें से उत्तर प्रदेश कैनाल में शायद बमुश्किल 5-6 हज़ार क्यूसेक पानी जाता होगा। अगर 6000 क्यूसेक पानी वहाँ भेजा भी जाता तो 3,58,000 क्यूसेक में 6000 क्यूसेक कितना प्रतिशत होता है ये आप खुद निकाल सकते हैं, उससे कितना प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है। बिला वजह अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए और विषय से ध्यान भटकाने के लिए जो दिल्ली के हालात बुरे हुए हैं पिछले 9 साल में, जिस तरह से वोटों के लालच में बार बार एनजीटी के कहने के बाद, बार बार दूसरे न्यायालयों को कहने के बाद, एनएमसीजी द्वारा लिखे जाने के बाद में भी दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने वोटों के लालच में लोगों को यमुना के फ्लड प्लेन जोन्स में बसाना स्वीकार किया, उनको शेल्टर प्रदान किया। और उसके चलते हुए आज जब नदी ने में को पानी के प्रवाह के लिए जगह की आवश्यकता पड़ी, तब आज ये संकट सब पैदा हुआ है। मोदी सरकार कह रही है केजरीवाल इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, असल में जिम्मेदार वही हैं। तो क्या केजरीवाल ही फ्लड क्राइसिस के जिम्मेदार हैं? वो संभाल नहीं पाए, इसीलिए आरोपों का गेम खेल दिया। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसका सच क्या है? केजरीवाल की टीम हथनीकुंड बैराज का लॉग बुक लेकर आई, मीडिया के सामने वीडियो भी चलाया। संजय सिंह भी वही रिकॉर्ड लेकर आए, बताने की कोशिश हुई डूबी नहीं, डुबाई गई दिल्ली। खट्टर सरकार का इसमें रोल मेन है। ये काम किया इन्होंने, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक लगातार सारा का सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। जब हमने मुद्दा उठाया तो 13 तारीख को वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया और 14 तारीख को कल ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया। फिर क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं साहब नहरें कमजोर होती हैं, उसमें पानी नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप बताइए कि जब आपने 9 से 13 तक पानी नहीं छोड़ा तो 13 तारीख तक जब हमने मुद्दा उठाया तो तुरंत वो नहरें मजबूत हो गई, तुरंत आपने पानी छोड़ दिया। जो नहरें 13 तारीख तक कमजोर थी वो 14 तारीख को मजबूत हो गई, तुरंत पानी छोड़ दिया आपने। तो सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ ये एक आपराधिक कृत्य है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए गहनता से। आरोप गंभीर हैं, जवाब हरियाणा सरकार को देना है। हरियाणा सरकार मतलब वहां का सिंचाई विभाग। क्या हरियाणा सरकार ने दिल्ली को बहाने की साजिश रची? क्या केजरीवाल सरकार हरियाणा सरकार को फंसा रही है? इसका जवाब हरियाणा के गृह मंत्री ने दिया है। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता है, और हथनीकुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया है, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। दिल्ली डूब रही है, दिल्ली को बचाना है, दिल्ली वालों को बचाना है। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स चल रही है, दिल्ली और दिल्ली वाले पीछे हो गए हैं, सियासत ऊपर हो गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। जिनके ऊपर बाढ़ के हालात को सुधारने की जिम्मेदारी है, उन्हीं अफसर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बकायदा नाम लेकर आरोप लगाया है। डिविजनल कमिश्नर और डिजास्टर मैनेजमेंट के नोडल अफसर अश्वनी कुमार उनकी बात नहीं सुन रहे। एलजी के इशारे पर दिल्ली के अफसर काम नहीं कर रहे। दिल्ली के अफसर जानबूझकर मंत्रियों का फोन नहीं उठा रहे। अफसर व्हाट्सएप ग्रुप पर मंत्रियों का जवाब नहीं दे रहे। एनडीआरएफ का कहना उन पे अपना काम, माने इरिगेशन और फ्लड जो मिनिस्टर के तहत आता है उसकी जिम्मेदारी एनडीआरएफ पे ऐसे ही फेंक देना ये उचित नहीं है। एनडीआरएफ के हमारे पास टीमें थी, वो सभी काम कर रही हैं। आज भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है उनको डिप्लॉय, वो 13 तारीख को ही आ गई थी। उनका काम रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन पे है। इंजीनियरिंग का काम इंजीनियर ही कर सकते हैं। मोटी बात यह है। ये तक कह रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट बहाने की साजिश थी। किसकी साजिश थी?
आप लोग कर रहे थे, हरियाणा सरकार कर रही थी, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अगर एलजी के सामने आपका नाम लेकर इस तरह सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं तो उस सुना होगा तो आप लोग क्या सोच रहे थे, दिल में क्या चल रहा था कि नाम लेकर वो मीडिया के सामने सीएम वहाँ है, एलजी यहाँ वहाँ है, ये चीजें ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कहा जा सकता है। वैसे अफसर अक्सर सियासी बयानबाजी में कूदते नहीं हैं, लेकिन जब पर्सनल आरोप लगा तो खुद अश्विनी कुमार जवाब देने आए। दरअसल जब से एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर तनातनी चल रही है, तभी से अफसर सियासत का केंद्र बन गए हैं। कल एलजी के सामने ही सौरभ भारद्वाज ने इसकी भूमिका बना दी थी। उस वक्त भी एलजी ने कहा था सियासत नहीं, दिल्ली को बचाने की जरूरत है, एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर नाम ले लिया है। बात आरोपों की नहीं है, जवाब तो केजरीवाल सरकार को भी देना है, सौरभ भारद्वाज को भी देना है। फ्लड एंड इरिगेशन मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज। अब दिल्ली फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे क्या आता है? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डुबाने की साजिश थी। सब जान रहे हैं यमुना अपने तल से ऊपर बह रही है, नाले का पानी बैक मार रहा है। प्रगति मैदान के पास 12 नंबर नाला यमुना में गिरता है। फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके रख रखाव का जिम्मा है। सैलाब में पानी का लेवल बढ़ने पर जब पानी बैक मारता है, ऐसी स्थिति में नाले का गेट बंद कर दिया जाता है। जिसे हम गेट कह रहे हैं उसे टेक्निकल भाषा में रेगुलेटर भी कहा जाता है। लेकिन वो रेगुलेटर टूट गया और रेगुलेटर टूटने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट के इलाके में यमुना और नाले का पानी बैक हो गया। सवाल है कि रेगुलेटर का रखरखाव सही क्यों नहीं किया गया? बाढ़ का इंतजार क्यों किया गया? कैसे 12 नंबर नाले का रेगुलेटर टूट गया? पूरा बैराज बना हुआ था जिसे गेट नंबर 12 बोलते हैं। आप देखिए, ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और ड्रेन नंबर 12, ये पूरा यहाँ पर लिखा है। दरअसल ये पूरा दिल्ली सरकार के अधीन आता है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर तस्वीर क्या है, हकीकत क्या है दिल्ली में पानी घुसने की। आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से यमुना और नाले के बीच में जो बांध बना हुआ था वो टूट गया था। उसकी वजह से आप देखें वहां पर बांध बना हुआ था। ये हरा वाला जो मोटा पाइप आपको दिखाई दे रहा है उसके ठीक पीछे आपको बांध बनाया है सेना ने। लेकिन जैसे ही वो बांध टूटा तो यमुना का पानी इस नाले में पहुंचा और नाला उसने ओवरफ्लो किया। प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा था कि आप ये देखें, जो ये ड्रेन नंबर 12 है जो कि आईपी पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे बना हुआ है, मोटी लोहे की चादर से एक बड़ा बैराज इसमें बना हुआ था और जिसे समय रहते खोला जाता था, बंद किया जाता था। लेकिन ये लोहे की चादर से बना हुआ पूरा बड़ा बैराज टूट गया, यमुना का पानी ओवरफ्लो हुआ और इसी नाले के सहारे सीधा जो है पानी दिल्ली शहर में घुस गया। सौरभ भारद्वाज अपने डिपार्टमेंट के अंडर आने वाले रेगुलेटर को देख लेते तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक पानी नहीं पहुंचता। तो क्या जिम्मेदारी से बचने के लिए टीम केजरीवाल ने पहले ही दोष मढ़ दिया है? अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और ये दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है। भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके ये बताइए 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है। आईटीओ बैराज की देखरेख की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। जब पानी बढ़ा और गेट खोलने की बात आई तो ये भी कहीं नजर नहीं आई। आईटीओ बैराज में 32 गेट हैं। जब बाढ़ आती है तो गेट खोल दिए जाते हैं, लेकिन जब गेट खोलने की बात आई तो 5 गेट खुल ही नहीं पाए। किसी तरह से एक गेट खुला।
अब 4 गेट खोलने के लिए आर्मी और नेवी को बुलाया गया है। 5 में बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट उसका वेट बहुत भारी हो गया है, तो मोटर से वो खींच नहीं पा रहा है। तो इंडियन आर्मी ने हमने जो काम किया है वो हमने ऊपर एक ब्रिज बनाया है जिसके थ्रू एक SWR डाल के और एक गाड़ी होती है उसका नाम होता है हाइड्रा, उसके थ्रू उसको पुल किया है। आउट ऑफ दिस 5 एक का हमने सक्सेसफुली हो चुका है, बाकी पे भी काम शुरू हो रहा है। उसमें बिकॉज सिल्ट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, अंडर वाटर डाइविंग टीम भी लगाए हुए हैं। जब तक वो वेट कम धीरे धीरे होगा तभी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे पुल करने का। अदरवाइज टीम वहाँ डिप्लॉयड है, एज एंड व्हेन हमें मौका मिलता है हम ट्राई करेंगे उसको लिफ्ट करने का। दिल्ली में बाढ़ के बाद राजनीति में एक नाम गूंज रहा है, वो नाम है हथनी कुंड बैराज का। हथनी कुंड बैराज पर पानी छोड़ने में पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि किसी के पास कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिससे वो जब चाहे जहां चाहे उतना पानी डाइवर्ट कर सकता है। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की बाढ़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनकी सेकेंड लाइन के नेता लगातार अफसरों पर पॉलिटिकल बॉस के आदेश पर काम करने के आरोप लगा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और संजय सिंह ने आज बाकायदा टीवी कैमरों के सामने आकर कहा कि दिल्ली में ज्यादा पानी छोड़ा गया, यूपी और हरियाणा को बचाया गया। उनका इशारा किसकी तरफ था समझना मुश्किल नहीं है। बहरहाल दिल्ली सरकार जो कह रही है उसमें कितना सच है? क्या बैराज में पानी को रोका जा सकता था? क्या यह हो सकता है कि एक कोई बटन दबाकर एक सूबे का पानी दूसरे सूबे में भेज दिया जाए, बारिश में दिल्ली को डुबो दिया जाए और गर्मियों में सुखा दिया जाए? इसी सच को तलाशने के लिए इंडिया टीवी की टीम हथनी कुंड बैराज पहुंची। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार के आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक लगातार सारा का सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। तो बार बार हथनी कुंड पर आरोप लगाते हैं कि वहां के दरवाजे बंद क्यों नहीं कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है। जितना पानी आना था, जितना पानी उस मीटिंग में तय हुआ था, उतना ही पानी छोड़ा गया। उससे कोई भी 1% भी पानी ज्यादा नहीं छोड़ा गया। की विपत्ति हरियाणा से आती है, चाहे पानी ना देना हो तो भी हरियाणा करता है, और जब नहीं देना तब जबरदस्ती देना हो वो भी काम हरियाणा करता है। क्यों करता है? हथनी कुंड बैराज यहां से 228 किलोमीटर दूर है। जो एक पत्र अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री को लिखा कि हथनी बैराज से पानी न छोड़ा जाए, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना पत्र था। क्यों? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा डूब जाए? आप अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पड़ोसी राज्य के लिए बुरा चाहते हैं। हथनी कुंड, हथनी कुंड, हथनी कुंड। हरियाणा का हथनी कुंड बैराज दिल्ली में आई बाढ़ पर हो रही राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गया है। क्या दिल्ली की बाढ़ का विलेन है हथनी कुंड बैराज? क्या हथनी कुंड बैराज की वजह से दिल्ली डूबी? क्या यूपी को बाढ़ से बचाने के लिए दिल्ली में पानी छोड़ा गया? दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे साजिश वाली ये थ्योरी आई कहां से? हथनी कुंड बैराज को दिल्ली का विलेन बनाया सोशल मीडिया पर घूम रहे एक वीडियो ने। इसी वीडियो को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी ने हथनी कुंड बैराज पर साजिश वाली थ्योरी सर्कुलेट कर दी। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनी कुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है और ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। दिल्ली में यमुना में बाढ़ आई तो हर जगह ये सवाल खड़े होने लगे कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उस वजह से दिल्ली के अंदर इस तरीके के हालात हैं। हाल फिलहाल में कुछ वीडियो भी कुछ लोगों ने बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली के अंदर जानबूझ के ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि यूपी में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। हकीकत क्या है? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंडिया टीवी की टीम इस वक्त आई है हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में,
और यहां पर आने का मकसद ये है ताकि असलियत क्या है, साफ तस्वीर क्या है, वो हम आप तक पहुंचा सकें। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में बाढ़ के पीछे हथनी कुंड का नाम सामने आया है। दिल्ली में जब भी यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो हमेशा हथनी कुंड बैराज का नाम सामने आता है। हथनी कुंड बैराज का यूपी से क्या कनेक्शन है, ये सब समझने के लिए आपको हथनी कुंड बैराज कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है। दरअसल हथनी कुंड बैराज है, डैम नहीं है। ये हरियाणा के यमुनानगर में है। हिमाचल प्रदेश से जो पानी बैराज में आता है वो सिर्फ उस पानी को रोककर उसे डाइवर्ट करने का काम करता है। दिल्ली की ओर जो पानी छोड़ा जाता है वो सीधे यमुना में मिलता है। हथनी कुंड बैराज की लंबाई 360 मीटर है। पानी को रोकने के लिए यहां 18 गेट हैं। दिल्ली को 60% पानी की आपूर्ति यहीं से होती है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी इस बैराज से पानी भेजा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हथनी कुंड बैराज में। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, हरियाणा का ये हथनी कुंड बैराज है। सामने की तरफ से हम आपको बताएं, यमुनोत्री, उत्तराखंड, हिमाचल की तरफ से पानी जब आता है, बरसात का पानी, प्राकृतिक पानी यहां पर आता है और यहां पर जब पानी पहुंचता है, यहां से पानी जो है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन गेटों के सहारे जाता है। ये जो आप देख रहे हैं हथनी कुंड बैराज, यहां से 200 किलोमीटर दूर यमुनोत्री है और इसी तरीके से 200 किलोमीटर दूर यहां से दिल्ली है। जब पानी आगे से आता है उत्तराखंड से, हिमाचल से, जब वहां पर प्राकृतिक आपदा होती है, बरसात होती है, तो वो पानी बहते हुए सीधा यहां पर आता है। और यहां पर आने के बाद ये जो सामने 18 गेट है, इन 18 गेट के जरिए नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का गेट है। ये देखिए, इस तरीके के ये गेट है। फिलहाल गेट से नीचे पानी है क्योंकि अभी लेवल जो है वो काफी कम है और जब पानी का लेवल ऊपर होता है तो इन गेट को क्रॉस करके पानी सीधा आगे दिल्ली की तरफ जाता है, यमुना नदी की तरफ जाता है। हथनी कुंड बैराज से 2 कनाल यानी नहरों में पानी छोड़ा जाता है। ईस्टर्न यमुना कनाल, वेस्टर्न यमुना कनाल। ईस्टर्न यमुना कनाल से यूपी के लिए पानी छोड़ा जाता है। इसकी कैपेसिटी 4000 क्यूसेक है। वेस्टर्न यमुना कनाल से हरियाणा और दिल्ली को पानी दिया जाता है। इसकी कैपेसिटी 20,000 क्यूसेक है। इन दोनों कैनाल में कितना पानी छोड़ा जाएगा, इसका कंट्रोल हथनी कुंड बैराज के पास होता है। जिस राज्य से जितनी डिमांड आती है उतने पानी की सप्लाई उसे की जाती है। मेरे इस साइड जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये टोटल 10 गेट हैं और इन 10 गेट के जरिए हरियाणा और दिल्ली की तरफ पानी जाता है। लेकिन इस पानी को जरूरत के हिसाब से छोड़ा जाता है। दिल्ली के अंदर पीने के पानी की बात करें, हरियाणा में सिंचाई की बात करें, इसकी अगर हम कैपेसिटी हम आपको बताएं तो तकरीबन 20,000 क्यूसेक पानी जो है वो इन 10 गेट के जरिए छोड़ा जाता है हरियाणा और दिल्ली की तरफ। सामने आप 4 गेट देख रहे हैं। वो जो 4 गेट है वो उत्तर प्रदेश जाने वाला एक वहां पर एक कनाल बनाई हुई है, वो उत्तर प्रदेश जाने वाला रास्ता है। वहां पर भी जरूरत के हिसाब से उत्तर प्रदेश की तरफ से कितनी डिमांड आती है पीने के पानी की, सिंचाई की, वहां पर पानी वैसे छोड़ा जाता है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 4000 क्यूसेक पानी की है। दिल्ली में जो राजनीति हो रही है वो इसी को लेकर हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हथनी कुंड बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ दिया गया, जिसके चलते दिल्ली डूब गई। सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बैराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी? क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से, जहां पे इतनी घनी आबादी है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 20-25 हजार लोग इवैक्यूएट हुए, 20-21 हजार लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है,
क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था? इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। मुश्किल के हालात बनते हैं तो दिल्ली सरकार को सिर्फ हरियाणा याद आता है। तो देखिए, जो यमुना है, नदी है, वो ये नहीं जानती है कि कहाँ पे हिमाचल की बाउंड्री खत्म हुई, कहाँ पे हरियाणा की हुई, कहाँ पे दिल्ली की हुई, कहाँ पे यूपी की हुई। हरियाणा से ही दिल्ली में पानी आएगा। वैसे भी ये तो सबको ही पता है कि जो बाढ़ आई है वो हरियाणा से आने वाले यमुना नदी के पानी की वजह से आई है, क्योंकि दिल्ली में तो 4 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। तो जो पानी आज दिल्ली के सड़कों में, कॉलोनीज में भरा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से आया हुआ पानी है। और अगर ऐसा हुआ है कि दिल्ली को सारा पानी छोड़ा गया, हरियाणा में नहीं छोड़ा गया, यूपी में नहीं छोड़ा गया, तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसका मतलब है कि जो दिल्ली में बाढ़ आई है, उस बाढ़ को रोका जा सकता था। दिल्ली सरकार 2 सवाल उठा रही है। क्या हथनीकुंड बैराज में पानी को रोका जा सकता था? क्या यमुना की बजाय इसे हरियाणा और यूपी में डाइवर्ट किया जा सकता था? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल ये व्यवस्था सामान्य दिनों के लिए है, जब पानी का फ्लो कम होता है। सामान्य दिनों में हथनीकुंड से 350 से 400 क्यूसेक पानी ही यमुना में छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह की बारिश पहाड़ों में हुई, उसने बैराज का वाटर लेवल बढ़ा दिया। पानी को रोकना बैराज के लिए मुमकिन नहीं था। सेंट्रल वाटर कमीशन के बनाए नियम के मुताबिक हथनीकुंड बैराज दिल्ली की तरफ जाने वाले पानी को 70,000 क्यूसेक तक रोक सकता है और उसे अगल बगल की 2 नहरों में डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि किसी डैम की तुलना में बैराज पानी को बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं कर सकता। इसीलिए 70,000 क्यूसेक के बाद ऐसा संभव है। हालांकि स्थिति को देखते हुए 1 लाख क्यूसेक तक बैराज में पानी को रोका गया, लेकिन उसके बाद बैराज के दरवाजे खोलने ही पड़े। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर। अब जो दूसरा आरोप वायरल वीडियो से खड़ा हो रहा है कि क्या यमुना की बजाय यूपी और हरियाणा को पानी डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था, उसका सच भी जान लीजिए। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आने पर कैनाल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पानी के साथ आने वाला मलबा नहरों को नुकसान ना पहुंचाए। एक्चुअली क्या है, 1 लाख क्यूसेक में तो हमारा फ्लड डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद जो हमारी ईजेसी और डब्ल्यूजेसी हैं, दोनों को हम बंद कर देते हैं, ताकि, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है, बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ साथ पत्थर भी आते हैं और लकड़ियां वगैरह भी आते हैं, जो हमारे गेटों को नुकसान पहुंचाती है। और साथ में जो सिल्ट कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमारे चैनल को हम इसलिए उनको बंद कर देते हैं और सारा पानी हम यमुना की तरफ छोड़ देते हैं। दूसरा जो हमारा मापदंड जैसे ये है कि हाई फ्लड लेवल, वो हमारा 2.5 लाख क्यूसेक पे है जी। तो मान के चलिए लाख के बाद तो हम सारे ही गेट यमुना में खोल देते हैं जी, और 2.5 लाख पे हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है जी। तो अभी इस सीजन में कितना पानी हाईएस्ट चला? अभी ये 11 तारीख को जी दोपहर के 11 और 12 बजे 3,59,000 जो हमारा हाईएस्ट डिस्चार्ज था, वो हमने रिलीज किया था हथनीकुंड बैराज से। तो आज की क्या स्थिति है? आज अभी जो टोटल हमारे पास अवेलेबल वाटर है जी, वो लगभग 56,000 क्यूसेक है जी। और 56,000 में से हमने 11,000 क्यूसेक वेस्टर्न जमुना कैनाल में छोड़ा हुआ है जी, और 1,000 क्यूसेक हमने ईजेसी में छोड़ा हुआ है। तो मान के मोटा मोटी यही है कि 44,000 क्यूसेक जो है वो सिर्फ हमने यमुना में छोड़ा हुआ है। इस बार जो पानी आया वो 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा था। इतने पानी को रोका नहीं जा सकता था। यही वजह थी कि बैराज के सारे 18 दरवाजों को खोल दिया गया। 9 जुलाई को हथनीकुंड बैराज में वाटर फ्लो 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पहुंचा और उसे रोकना बैराज के लिए नामुमकिन था। 9 जुलाई की जो पहली एंट्री है, उस वक्त 24,854 क्यूसेक पानी बैराज में आने का जिक्र है। इस वक्त वेस्टर्न कैनाल में 13,504 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि ईस्टर्न कैनाल में 2,005 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी दिन जो 12वीं एंट्री है, उसमें बैराज में पानी का लेवल 83,000 क्यूसेक तक पहुंचा। तब भी दोनों कैनाल में इतना ही पानी छोड़ा गया। 13वीं एंट्री में पानी का लेवल 90,000 पार कर गया। तब ईस्टर्न कैनाल के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन वेस्टर्न कैनाल में 13,504 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता रहा। अब 16वें नंबर की एंट्री पर गौर कीजिए। वाटर लेवल 1 लाख को पार कर गया। इसके बाद भी वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया, हालांकि उसकी मात्रा घटाकर 5,607 कर दी गई। 17वीं एंट्री में बैराज में आने वाला पानी 1,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। तब दोनों कैनाल में पानी छोड़ना बंद कर दिया गया।
इस बार सावन 2 महीने का है। कांवड़ियों के रूट पर पत्थर नहीं बल्कि फूल बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कांवड़ियों का रूट तैयार है। लखनऊ में बैठकर योगी आदित्यनाथ ने प्लान भी तैयार कर दिया है। ना कहीं उड़धंग है और ना ही कांवड़ियों के रास्ते में कोई बाधा है। मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर, भोले के भक्त सरपट कांवड़ लेकर चले आ रहे हैं। मोदी की कैबिनेट के एक मंत्री ने भी हरिद्वार से पैदल कांवड़ यात्रा लेकर वो अपने घर तक पहुंचे। यूपी से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा की कैसी छटा बिखरी हुई है, क्या तैयारी यूपी सरकार की ओर से की गई है, ये पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद संजीव बालियान हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन दिनों हर देवालय, हर पवित्र नदी पर ऐसा ही भव्य और दिव्य नजारा है जैसा हरिद्वार में दिखाई दे रहा है। मौसम खराब है, नदियां उफान पर हैं, बावजूद इसके हरिद्वार में भक्तों का तांता लगा है। दावा है कि खराब मौसम के बावजूद भी इस बार हरिद्वार में हर बार की अपेक्षा ज्यादा शिव भक्त पहुंच रहे हैं। इस बार हरिद्वार में कांवड़ियों का आंकड़ा 4 करोड़ को भी पार कर सकता है। आम हो या खास, हर कोई भोले की भक्ति में लीन है। कांवड़ यात्रा में सबसे व्यस्त रूट मेरठ मुजफ्फरनगर का रहता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के कांवड़िए हरिद्वार कांवड़ लेने जाते हैं। हरिद्वार कांवड़ लेने जो भक्त जाते हैं वो मेरठ के रास्ते ही जाते हैं। हर साल तो कांवड़ियों पर यूपी प्रशासन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करता है, लेकिन इस बार तो मेरठ में सीएम योगी का मंच सज गया। सीएम योगी ने खुद भोले के भक्तों पर फूलों की बारिश की। सीएम योगी को अपने बीच पाकर कांवड़ियों का भी उत्साह बढ़ गया, उनका जोश भी दोगुना हो गया। सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सीएम योगी सहारनपुर के दौरे पर आए थे, लेकिन सीएम योगी ने मेरठ आने का फैसला किया तो कांवड़ियों से लेकर भीड़ को नियंत्रित करने में सारा पुलिस प्रशासन जुट गया। कंधे पर कांवड़ लिए ये हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो हरिद्वार से कांवड़ लेने गए थे। संजीव बालियान ने हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की 4 दिन की कांवड़ यात्रा पूरी की। इस दौरान सांसद जी 80 किलोमीटर चले। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद हैं। पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भी माने जाते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। पूरी यात्रा के दौरान भोले की भक्ति में मंत्री जी मग्न रहे, साथ में कांवड़ियों का पूरा लाव लश्कर भी लगा रहा। संजीव बालियान हरिद्वार से जो गंगा जल लेकर आए थे उसे अपने गांव के शिव मंदिर में चढ़ाया, पूजा पाठ किया। इच्छा तो बचपन से थी, आज भगवान के आदेश से पूरी हुई है, कह सकते हैं। तो सर उठा लिए कांवड़ लेके जा रहे हैं, कितना उत्साह है, किस तरह का सफर रहेगा? देखिए कितना खराब मौसम है और किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जिसने विश्वास निश्चय कर लिया चलना है वो चल पड़ा है। आस्था भोले के प्रति बढ़ती जा रही है, लगातार भोलों की हो चाहे आपकी हो, लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए अच्छी बात है, 4 करोड़ लोग पिछली बार आए। मुझे लगता है खराब मौसम के बावजूद भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा और 4 करोड़ तो लाने वाले हैं और करोड़ों उनकी सेवा करने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।